जी स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू किया था और उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स को देखा था। आज हम देखते हैं कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अलावा जो स्केजुलिंग की रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी सर्विसेज के लिए, वो कौन सी होती हैं और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए ड्यूरिंग दी सर्विस प्लानिंग। तो दूसरी किस्म की जो सर्विसेज हैं वो स्कोप, स्केड्यूल और रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं। आमतौर पे अगर हम किसी प्रोजेक्ट को देखें तो उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें पहली स्कोप होता है और दूसरा स्केड्यूल होता है, तीसरा रिसोर्सेज होते हैं। जो स्कोप होता है वो सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेसिकली उस सर्विस के फीचर होते हैं और स्केड्यूल जो होता है वो डेडलाइंस होती हैं। इसके अलावा जो रिसोर्सेज होते हैं वो मैन पावर और बजटिंग वगैरह के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब अगर एक प्रोजेक्ट जो ना वो अपने डेडलाइन के हवाले से किसी रिस्क पे हैं तो कुछ इनमें से कुछ फीचर्स जो ना वो हमें चेंज करने पड़ सकते हैं या कुछ फीचर्स को हमें ड्रॉप करना पड़ सकता है या फिर उसके अल्टरनेट फीचर्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हमें डेडलाइंस को जो ना वो एक्सटेंड करना पड़ता है या फिर हमें बजट को इंक्रीज करना पड़ता है। तो देखिए, जिस तरह से सर्विसेज के डिफरेंट फीचर्स या उसके करैक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं, इसी तरह से प्रोजेक्ट प्लान भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन द फीचर्स विल लेड टू स्कोप चेंजेस और डेडलाइंस को चेंज करने से स्केड्यूल चेंज होगा प्रोजेक्ट का, और इसी तरह से बजट और स्टाफिंग को चेंज करने से रिसोर्स प्लानिंग जो ना वो चेंज होगी। अब एक और बात देखते हैं कि हमने फीचर्स को ऐड ड्रॉप करने की बात की, तो कुछ फीचर्स जो ना वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और कुछ फीचर्स इनफ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें और हम कोई सर्विस प्लान कर रहे हैं जो कि ईद शॉपिंग सीजन के हवाले से है, तो इस सर्विस के लिए तो बेसिकली स्केड्यूल जो ना वो इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि ईद अपने टाइम पे ऊपर आएगी और उस शॉपिंग का सीजन भी जो ना वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होगा। तो इसलिए जो ना फ्लेक्सिबल तो जो ना वो हम स्केड्यूल को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फीचर्स को या फिर बजट को ऐड जो ना वो फीचर्स को ऐड ड्रॉप कर सकते हैं और बजट को एक्सटेंड या फिर कम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बजट इनफ्लेक्सिबल है तो फिर तो हमें लाजमी कुछ फीचर्स को रिमूव करना पड़ेगा या फिर उनके अल्टरनेट फीचर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बरक्स अगर हम दूसरी मिसाल देखें कि अगर हमारा पर्पस ये है कि हम मून के ऊपर जो है ना वो रिटर्न जो ना वो जर्नी के बारे में है, तो इस सूरत में तो फीचर जो ना वो काफ़ी इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि एनी हाउ मून पे तो जाना ही जाना है। तो वन वे ट्रिप इज़ नॉट एन ऑप्शन, यानी कि हम ये तो नहीं कर सकते कि हम जो ट्रिप है रिटर्न ट्रिप की बजाय वन वे ट्रिप कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत में बजट और स्केड्यूल जो ना वो मस्ट बी फ्लेक्सिबल। फिर हम अगर इन फीचर्स के ऐड ड्रॉप की बात करें या स्केड्यूल में चेंजेस की बात करें, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है और उनकी बाय इन जो ना वो अचीव करनी पड़ती है। मैनेजमेंट शुड डिसाइड कि कौन से एलिमेंट्स जो है ना वो फ्लेक्सिबल हैं और कौन से इनफ्लेक्सिबल हैं एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर ये है कि जो मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो ना इट हेल्प अस टू प्रायोरिटाइज to communicate the priorities to the stakeholders and prevents a lot of confusion all around and help us focusing people on the right priorities. इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट ये भी हो सकता है कि अगर अर्ली स्टेज के ऊपर जो ना वो ये डिस्कवर कर लेंगे कौन से फीचर्स फ्लेक्सिबल हैं कौन से नहीं हैं और मैनेजमेंट किन फीचर्स को रिमूव कर सकती है और किन को बिल्कुल नहीं करेगी, तो इस सूरत में हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो ना वो हेल्पफुल हो सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी सर्विस के लिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। तो बुनियादी तौर पे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स आर द थिंग्स दैट मेक अ सिस्टम मेंटेनेबल। These are the features which are required if we are to have a system that is reliable, scalable and secure. These features are often invisible to the customers, yet reliability is the most visible aspect of this service. और इस लिहाज से अगर हम देखें तो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स में जो डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें सिस्टम ऑब्जर्वेबिलिटी होती है, रिमोट मैनेजमेंट होती है,
और सिस्टम की कैपेसिटी को अप एंड डाउन करना इसके हवाले से हो सकती हैं। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के हवाले से हो सकती हैं, या इन्वायरमेंट कंपेटिबिलिटी या फिटनेस के हवाले से हो सकती हैं, या इसके अलावा सपोर्ट मॉडल के हवाले से भी हो सकती हैं, और इसके अलावा सपोर्ट रिक्वेस्ट का जो ना वो तरीकाकार क्या होगा और उनकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, और डिसास्टर रिकवरी वगैरह के मतलब डिफरेंट किस्म के रिक्वायरमेंट्स जो ना वो हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑब्जर्वेबिलिटी से क्या मुराद है। बुनियादी तौर पे सिस्टम ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब ये है एक मैनेजेबल सिस्टम को में क्या ऐसे कोई मेथड्स मौजूद हैं, कोई इस तरह के तरीक़ाकार मौजूद हैं जिसके ज़रिए से हम ये डिटरमाइन कर सकें कि सिस्टम एट ए गिवन टाइम क्या कर रहा है, या उसका स्टेटस क्या है, या उसके डिफरेंट रिसोर्सेज का स्टेटस क्या है, जिसमें कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, CPU हो सकता है, डिस्क स्टोरेज वगैरह हो सकती है। तो अगर किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो सिस्टम में देयर शुड बी इनफ टूल्स अवेलेबल फॉर द विजिबिलिटी एंड इंट्रोस्पेक्शन टू डिबग। और अगर सिस्टम स्लो हो रहा है तो हम उसको अगर सिस्टम स्लो हो रहा है तो हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें, और अगर रिसोर्सेज स्लो हो रहे हैं तो हम उसके लिए कोई अरेंजमेंट कर सकें इससे पहले कि कोई बड़ी प्रॉब्लम जो ना वो क्रिएट हो। इसके अलावा ये कि हमारे पास सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम सिस्टम की स्टेट को डिटरमाइन कर सकें और प्रेडिक्ट कर सकें कि इसका फ्यूचर में बिहेवियर क्या होगा, और हमारी कैपेसिटी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। इट इज़ पॉसिबल कि हम एक ऐसा सिस्टम जो ना वो थिंक करें या टारगेट करें जो मेंटेनेंस नहीं रिक्वायर करता, बल्कि वो खुद ब खुद ही रन करता रहता है। इस किस्म की जो सर्विसेज होती हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, वो आमतौर पर कम्प्लेक्स होते हैं और इसके लिए यूज़र एक्सपीरियंस की जो ना रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि फ़र्स्ट टाइम अगर कोई सर्विस जो ना वो ऑफ़र की जा रही है, डिज़ाइन की जा रही है या लॉन्च की जा रही है, तो इसके लिए हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस हो। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड सच सिस्टम्स एट द बिगिनिंग ऑन द फर्स्ट गो, लेकिन ये कि इस तरह के सिस्टम्स जो ना वो आमतौर पर बनाए जा सकते हैं। तो जब तक इस तरह के सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो खुद ही ऑपरेट हो रहे हैं और उनको मेंटेनेंस जो ना रिक्वायर्ड नहीं होती, तब तक तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी के टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। फिर ये है कि अगर कोई सिस्टम जो ना वो ऑब्जर्वेबल नहीं है तो ना तो हम इसका स्टेटस स्टेटस डिटरमाइन कर सकते हैं, ना ही इसको रिपेयर कर सकते हैं, और ना ही उसकी कैपेसिटी को अप एंड डाउन कर सकते हैं। आमतौर पे जो विजिबिलिटी के जो टूल्स अवेलेबल होते हैं उसमें सबसे पहले तो लॉगिंग होती है, सिस्टम लॉगिंग दैट इज़ द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ विजिबिलिटी, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम शुड लॉग इवेंट्स, ट्रांजिशंस एंड ऑपरेशंस। और दूसरी इसके अलावा जो लॉगिंग जो ना वो शुड बी एडजस्टेबल टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स। अगर हम अगर कोई किसी इवेंट के मतलब हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो there should be some tools available to debug the event and get more details. The level of detail may include logging every API call or function call. इसके अलावा जो दूसरी किस्म की जो विजिबिलिटी का टूल है वो सिस्टम मॉनिटरिंग है, जो कि it is the ability to monitor not just the system's up and down behavior but also its internal resources, timing, bandwidth, disk space, extra वगैरह। इसके अलावा the system जो ना वो सिर्फ ये इनफ नहीं है कि हमारे पास सिर्फ सिस्टम अप एंड डाउन की इंफॉर्मेशन जो ना कि उसके ज़रिए से हम आउटेजेस को प्रिवेंट कर सकें। इन दैट केस वी कैन जस्ट रिस्पॉन्ड टू देम। अगर सिस्टम अप एंड डाउन होता है तो हम उसको सिर्फ अप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट प्रिवेंट इट। तो इसके लिए जो ना देयर शुड बी सम मैकेनिज्म फॉर वार्निंग और नोटिफिकेशंस लाइक ईमेल और SMS वगैरह, ताकि हम जो ना वो आउटेज को प्रिवेंट कर सकें। द न्यू सिस्टम शुड इंटीग्रेट इनटू एग्जिस्टिंग मॉनिटरिंग systems like dashboards, trouble ticket systems and other appropriate visibility tools। अगर ऐसा नहीं है तो आमतौर पे जो सिस्टम की ऑब्जर्वेबिलिटी है या मॉनिटरिंग है वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाती है और काफ़ी कॉस्टली भी हो जाती है। फिर हम बात करते हैं रिमोट और सेंट्रल मैनेजमेंट के हवाले से कुछ जना रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसके जो रिलेटेड सिस्टम्स हैं हम उनको रिमोटली मैनेज कर सकें।
if you have to be able if you have to be on the console of a machine to do rudimentary maintenance and configuration, each task will require more time, task will become more time consuming. यानी कि अगर हमें ये ज़रूरत है कि ये लाजमी है कि हम जो ना फिज़िकली सिस्टम के ऊपर जाके काम करें, तो ऑफ कोर्स किसी किस्म की भी रूटीन जो टास्क होगा या कन्फिग्रेशन चेंजेस होगी वो टाइम लेगी, क्योंकि इसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व होगा, उसमें कॉस्ट वगैरह भी और रिसोर्सेज भी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे. So this is also an indication that automating management tasks may not be possible. अगर हम एक सिस्टम को रिमोटली मैनेज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कोई ऑटोमेशन वगैरह भी नहीं की जा सकती है. बेसिकली अगर हम देखें तो किसी ऑर्गेनाइजेशंस में रिमोट सर्वर्स को डिप्लॉय करने की दो अपेरेंट रीजंस जो ना वो हो सकती हैं. एक तो ये है कि स्पेशलाइज्ड प्रेमिसेस, सर्वर्स को आमतौर पे स्पेशलाइज्ड प्रेमिसेस में रखना पड़ता है जिनकी अपनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसके एक्सेस कंट्रोल्स वगैरह होते हैं. तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता कि हम जो ना एक ऑफिस में ही जो ना वो अपने सर्वर्स को इंस्टॉल कर लें. शायद ऐसा पॉसिबल भी हो सकता हो, लेकिन इट इज़ नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट इट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड. तो दूसरी होती है कि दूसरी इसकी जो ना आमतौर पर रीज़न होती है कि जियोग्राफिक रिडंडेंसी की सूरत में हमें सर्वर्स को डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो ना वो इंस्टॉल करना पड़ता है. और अगर एक लोकेशन के ऊपर जो ना वो मेंटेनेंस स्टाफ अवेलेबल है या आईटी का स्टाफ अवेलेबल है, तो अगर दूसरे लोकेशन के ऊपर सर्वर के ऊपर काम करना और हमें उसके लिए फिजिकली जाना पड़ेगा, तो दैट विल ब्रिंग ऑल द इश्यूज लाइक कॉस्ट, ट्रैवल टाइम एंड लाइक दैट थिंग्स विल बिकम. तो इसके लिए इसके अलावा जो रिमोट मैनेजमेंट में जो कंसर्न्स जो इश्यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिमोट साइट जो ना काफ़ी डिस्टेंस पे वाक़या है, तो उस सूरत में ट्रांसमिशन डिलेज जो ना वो आ सकते हैं और एपीआई कॉल्स जो ना वो टाइम आउट हो सकती हैं. लेकिन आमतौर पे जो ना इसमें ये इस तरह की जो ना वो लिमिट कोई टेक्नोलॉजी या सर्विस से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि ये ट्रांसमिशन से रिलेटेड होती है. लेकिन ऐसी बहुत सी APIs भी अवेलेबल हैं जो कि हाई लेटेंसी लिंक्स के ऊपर भी काम करती हैं और रिमोट मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करती हैं. फिर हम स्केलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं. इसके हवाले से कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. अगर हम किसी सर्विस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो और then more people should be able to use it. Over time it will need to scale to over the time we will be required to scale the different resources जब नए यूजर्स आते हैं या मोर ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर ज़्यादा कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है. अगर एक सर्विस जो ना वो सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब इसको ज़्यादा लोग जो ना वो यूज़ करें, और अगर टाइम के साथ यूज़र्स जो ना वो इंक्रीज़ होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक ऐसा सिस्टम जो है ना वो मोर यूज़र्स को हैंडल कर सके और उनकी जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस की कैपेसिटी जो है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाए, और इसके अलावा CPU डिस्क स्टोरेज वगैरह को भी हम इंक्रीज़ कर सकें. बेसिकली स्केलिंग के कैपेसिटी की स्केलिंग के हवाले से दो इम्पॉर्टेंट वेज हैं. एक तो स्केल अप है और दूसरा स्केल आउट है. स्केल अप की सूरत में आमतौर पर ये होता है कि हम एक जो स्मॉल सर्वर है या कम कैपेसिटी का सर्वर है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसी बड़े सर्वर से, या फिर स्टोरेज को या हार्ड डिस्क वगैरह को बड़ी स्टोरेज से हम जो ना वो रिप्लेस कर देते हैं. तो जबकि स्केल आउट की सूरत में ये होता है कि हम मज़ीद कैपेसिटी जो ना वो सर्वर में सिस्टम में ऐड कर देते हैं, जैसा कि मॉड्यूलर जो हार्डवेयर्स हैं उसमें पॉसिबल होता है, जिसको हमने प्रीवियस डिस्कशंस में डिस्कस भी किया है. अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स जो ना हो सकती हैं. ये हमें जानना चाहिए कि बेसिकली अपग्रेड्स जो ना वो दो तरह की हो सकती हैं. नंबर एक तो सॉफ्टवेयर की अपग्रेड हो सकती है, दूसरी फर्मवेयर की अपग्रेड होती है. सॉफ्टवेयर की अपग्रेड जो ना वो आपकी सर्विस के एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है, जबकि फर्मवेयर की रिक्वायरमेंट जो ना आपकी जो हार्डवेयर की फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए
होती है। फिर ये है कि ये जो अपग्रेड्स हैं ना वो दो तरह से हो सकती हैं। एक तो वो अपग्रेड्स होती हैं जिनके लिए इंटरप्शन लाजमी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि सिस्टम को हमें आउट ऑफ सर्विस जो ना वो लाना पड़ता है, जबकि कुछ इस तरह की अपग्रेड्स भी होती हैं कि हम उनको किसी किस्म के इंटरप्शन के बगैर जो ना वो सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। आइडियली इट शुड बी पॉसिबल टू टेस्ट ए न्यू सॉफ्टवेयर रिलीज आउटसाइड ऑफ अ प्रोडक्शन एंड अपग्रेड द सर्विस विदाउट इंटरप्टिंग इट। यानी कि ये भी आमतौर पे जो ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पे सेटअप होना चाहिए कि एक जो ना वो टेस्ट टाइप का इन्वायरमेंट जो ना अवेलेबल हो, जिसमें हम अपग्रेड को टेस्ट कर सकें और फिर उसका बिहेवियर मॉनिटर करने के बाद जो ना हम उसको प्रोडक्शन पे अप्लाई करें, या फिर हम पार्शियली जो ना वो अपग्रेड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये है कि अपग्रेड्स की ज़रूरत क्यों होती है। आमतौर पे ये होता है कि नए सॉफ्टवेयर की रिलीज़ जो ना वो ऑलवेज़ अवेलेबल आती रहती हैं। सॉफ्टवेयर्स कभी भी एक फर्स्ट रिलीज़ में कंप्लीट नहीं होते हैं, तो उसमें डिफरेंट किस्म के बग्स होते हैं, कुछ फीचर्स कम होते हैं, तो इसलिए जो ना वो नई सॉफ्टवेयर की रिलीज़ जो ना वो आमतौर पे आती रहती हैं। इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत से थ्रेट्स जो ना वो नए हो सकते हैं और उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें नई रिलीज़ वगैरह जो ना वो नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी पड़ती हैं। फिर ये है कि सॉफ्टवेयर इज़ ऑलवेज ए मेलेबल एंड वेंडर्स शुड बी प्रोवाइडिंग न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स ओवर टाइम। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। ये तो ऑलवेज एक सिनेरियो होता है कि वेंडर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को हमेशा इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो इसलिए नई रिलीजेस आती रहती हैं। फिर ये है कि जो अपग्रेड का प्रोसेस, अपग्रेड की जो एक्टिविटी है, दैट शुड नॉट बी जस्ट एन एक्टिविटी बट इट शुड बी अ प्रोसेस। Upgrade processes should exist and must be automatable. The process should integrate into the organization's software patching automation. It should not involve walking to each desktop machine for manual update, like we talk about the remote management. और ये है कि हमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स को हमेशा स्लोली जो ना वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी अपग्रेड को थ्रू आउट द सिस्टम या थ्रू आउट द ऑल यूज़र्स या सिस्टम्स या क्लाइंट्स के ऊपर जो ना वो इंस्टॉल कर दें। अगर तो जियोग्राफिक रिडंडेंसी है तो या डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है, तो उस सूरत में ये है कि कुछ पार्ट्स को जो ना वो हम अपग्रेड कर लेते हैं और बाकी को हम जो ना आफ्टर दी मॉनिटरिंग दी अपग्रेड स्टेटस, उसके बाद ही हम उनको मॉनिटर करते हैं। इससे बड़ी प्रॉब्लम्स जो ना अवॉइड हो जाती हैं। तो इट शुड बी पॉसिबल टू अपग्रेड सम क्लाइंट्स बट नॉट एट ऑल, सो दैट वी कैन मिटिगेट रिस्क बाय रोलिंग आउट द अपग्रेड स्लोली। और अगर if clients has to be upgraded simultaneously, there is no way to test the upgrade। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम सर्वर और क्लाइंट को भी जो ना वो मॉनिटर कर रहे हैं, को अपग्रेड कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा तरीकाकार नहीं होता कि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि अपग्रेड कैसी थी, या फिर क्या वो सर्वर की अपग्रेड के साथ प्रॉब्लम है या क्लाइंट के अपग्रेड के साथ प्रॉब्लम है। एज द नंबर ऑफ क्लाइंट्स ग्रोस, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपग्रेडिंग क्लाइंट्स एट द सेम टाइम बिकम्स मोर एंड मोर इनकंसीवेबल। फिर जो टेस्ट इन्वायरमेंट की हमने बात की थी, मोर पीपल डिपेंड ऑन द सर्विस, मोर विजिबल ए फेल्ड अपग्रेड विल बी। अगर यानी कि बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और एक अपग्रेड फेल हो जाती है, तो बहुत सारे लोग कंप्लेंट करेंगे और हेल्प डेस्क के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आएगा। सो इंश्योर टू मेक इट पॉसिबल टू डिप्लॉय द सर्विस टू अ टेस्ट इन्वायरमेंट फॉर द पर्पस फॉर बोथ टेस्टिंग द अपग्रेड प्रोसेस एंड टेस्टिंग द न्यू रिलीजेस इटसेल्फ। इसके लिए आमतौर पे प्रोडक्शन एश्योरेंस टेस्ट और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वगैरह इस्तेमाल होती है। पैट और BAT और UAT के इन्वायरमेंट्स आर रन एट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बट अपग्रेडेड अहेड ऑफ द मेन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। इसके लिए हम कुछ वॉलंटियर्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में इन्वॉल्व हों या टेस्टिंग में इन्वॉल्व हों, ताकि हमें प्रोडक्शन वाले सिस्टम्स को अपग्रेड ना करना पड़े, या फिर जो अपग्रेड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको हम कंटेन कर सकें। फिर अगर हम इन्वायरमेंटल फिटनेस की बात करें, तो द बेटर इज सर्वर फिट्स इनटू द एग्जिस्टिंग IT environment, the easier it is to adopt it to your environment. Integration issues are reduced and less training or skill development is required. यानी कि अगर एक जो नया सिस्टम है या नई सर्विस है वो एग्जिस्टिंग IT के इन्वायरमेंट से जो ना वो के साथ कंपेटिबल है और इंटरप्रेटेबल है,
तो इसके ज़रिए से काफ़ी सारे इश्यूज़ जो ना वो अवॉइड किए जा सकते हैं और ट्रेनिंग वगैरह या स्किल डेवलपमेंट वगैरह को जो ना एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर इस हवाले से हम देखें तो अगर हम इफ़ यू यूज़ एक्टिव डायरेक्टरी then using a product that interfaces with it will be easier than using a product that has its own directory service. If the service runs an operating system with which the team is unfamiliar, using it will require not just additional training but entirely a new procedure that have to be developed for such tasks like the backups, account creation and configurations वगैरह. For small project, it is reasonable to make it an operational requirement that service fit into the existing OS infrastructure, directory service, and so on. Larger projects require more flexibility. For example, a large SAP ERP deployment is a self-contained environment unto itself. Therefore, it is acceptable that it may introduce a new operating system to the environment. Most likely it will have its own system administration team. फिर जो डिफरेंट किस्म के एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो ना वो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, बैकअप और रिस्टोर की फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट या फिर वेंडर और राउटिंग प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी ऑडिटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, ट्रबल टिकटिंग के सिस्टम्स हो सकते हैं, मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड्स और कंसोल्स वगैरह या फिर डायरेक्टरी सर्विसेज या ऑथेंटिकेशन सर्विसेज वगैरह हो सकती हैं। इसके अलावा DNS और अदर जो प्राइमरी सर्विसेज हैं वो भी हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें इंश्योर करना चाहिए कि ये जो नई सर्विस इंट्रोड्यूस जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो एग्जिस्टिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लोजर तरीन है। फिर अगर हम सपोर्ट मॉडल्स की बात करें, फिर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सपोर्ट मॉडल्स। उस सर्विस के लिए सपोर्ट मॉडल किस तरह का होना चाहिए। आमतौर पे ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सर्विस की प्लानिंग के वक्त या सर्विस की लॉन्च के मतलब इसको इग्नोर कर देते हैं या मोस्ट ऑफ द पीपल इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि जैसे ही हम सर्विस को प्रोडक्शन में जो ना वो डालते हैं या प्रोडक्शन में सर्विस आती है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स जो ना वो अराइज होना शुरू हो जाती हैं। when they have problems with it, they will raise tickets or call the help desk। यानी कि जो यूज़र्स हैं जब एक प्रॉब्लम आएगी तो वो ज़ाहिर है वो ट्रबल टिकट्स जनरेट करेंगे या फिर हेल्प डेस्क को कॉल करेंगे। तो हेल्प डेस्क अगर इसके लिए रेडी नहीं है, इस सर्विस के लिए दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन या वो या उनको जो डिफरेंट टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह अवेलेबल हैं उन्होंने अचीव नहीं की हैं, उनको नहीं दी गई हैं, तो उस सूरत में सपोर्ट जो ना वो पुअर हो सकती है और एक सर्विस का बैड इम्प्रेशन जो ना वो यूज़र्स को जा सकता है। इट डजंट मैटर हाउ वेल दी सर्विस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। यानी कि सर्विस कितनी भी अच्छी हो, उसके सिस्टम्स कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर उसकी सपोर्ट अच्छी नहीं है तो उसका लोगों को इम्प्रेशन जो ना वो हमेशा बुरा ही होता है। तो इस हवाले से सपोर्ट मॉडलिंग के हवाले से अगर हम देखें तो वो कौन से एस्पेक्ट्स हमें जो ना वो कंसिडर करना चाहिए कि देखें जब कोई सर्विस का ट्रबल टिकट जनरेट होता है तो वो आमतौर पे हेल्प डेस्क को जो ना वो रिसीव होता है और इस हवाले से जो ना हेल्प डेस्क को सॉल्यूशन के हवाले से डिफरेंट कंसर्न्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक ट्रबल टिकट जो ना किसी नई सर्विस से मतलब रिसीव हुआ है तो हेल्प डेस्क का स्टाफ क्या करेगा, वो प्रॉब्लम को किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा, उसको ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स कौन से होने चाहिए, प्रोसेसेस कौन से होंगे और किन रिसोर्सेज को एक्सेस करना पड़ेगा और उसके लिए कौन सी अथोराइजेशंस या एक्सेस कंट्रोल के मैकेनिज्म्स को यूज़ करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा एस्केलेशन का दूसरा फैक्टर है कि अगर हेल्प डेस्क जो है ना वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती तो वो उन्होंने उस प्रॉब्लम को वो किस तरह से एस्केलेट कर सकते हैं और उस एस्केलेशन की कंडीशंस क्या होती हैं और वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एस्केलेशन के साथ जो है वो इंक्लूड करनी चाहिए या वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट करनी चाहिए और ताकि एस्केलेशन के साथ उसको अटैच किया जा सके।
फिर चूँकि एस्केलेशन के लिए डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो हेल्प डेस्क को ये भी डिटरमाइन करने की ज़रूरत होती है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, कौन सी एविडेंसेस हैं जिनको जो ना वो हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, ताकि इसके सोल्यूशन में जो ना वो हमें हेल्प हो सके। फिर इसके अलावा रिसोर्सेज के हवाले से क्वेश्चन हो सकता है कि जो ना वो एडिशनल रिसोर्सेज जो ना वो इसके लिए रिक्वायर्ड हो सकते हैं, लोग जो ना वो दूसरी सर्विसेज के ऊपर बिजी हो सकते हैं, या फिर क्या कि इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए कोई डेडिकेटेड सपोर्ट टीम की ज़रूरत होती है, या फिर एग्जिस्टिंग टीम को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इस हवाले से कि वो कौन सी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि जो हेल्प डेस्क के स्टाफ को दी जाएं, ताकि वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट कस्टमर सपोर्ट जो ना वो प्रोवाइड कर सकें। इस हवाले से ये है कि हमें जो ना हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, इंक्लूडिंग द टाइम एंड बजट रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी रिटन, और आमतौर पर ऐसा होता है कि नई सर्विसेज के लिए नया स्टाफ भी हायर करना पड़ सकता है, उनकी ट्रेनिंग्स भी ज़रूरत हो सकती है, या फिर हेल्प डेस्क के ऑपरेशंस को भी हमें अपडेट करना पड़ सकता है। या इसके अलावा अगर सर्विस से रिलेटेड सिस्टम्स और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना वो एग्जिस्टिंग हेल्प डेस्क सिस्टम के साथ ना कंपेटिबल नहीं है, या मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ कंपेटिबल नहीं है, तो हमें नए मॉनिटरिंग के और या मैनेजमेंट के टूल्स भी, सिस्टम्स भी डिप्लॉय करने पड़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आमतौर पे कंसिडर करना चाहिए, लेकिन आमतौर पे यूजुअली दीज आर फॉरगॉटन। फिर हम बात करते हैं कि सर्विस रिक्वेस्ट की। Most services will include standard service requests that people can raise. Depending on the service, these may be access or authorization requests, data changes, configuration changes, या फिर रिसोर्स रिक्वेस्ट के मतलब हो सकती हैं। तो अगर हम इसकी जनाब चेकलिस्ट देखें तो वो कौन सी जनाब वो सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर के साथ इंफॉर्मेशन जो ना अवेलेबल होनी चाहिए, उसमें ये है कि व्हाट शुड पीपल बी एबल टू रिक्वेस्ट, यानी कि लोग किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये रिक्वेस्ट किस तरह से रेज होती हैं, फिर कौन सी चेंजेस जो है ना वो होती हैं जो इसके साथ जो है ना वो अटैच होनी चाहिए या उसके लिए नई सर्विस के लिए जो ना रिक्वायर्ड होगी। फिर किस किस्म की अप्रूवल्स चाहिए हैं, किन से अप्रूवल्स जो ना वो चाहिए होती हैं, ये भी जो ना एक क्वेश्चन होता है और इसको जो ना वो अपनी चेकलिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए और इनको रिव्यू करना चाहिए। ये है कि इन रिक्वेस्ट को कौन प्रोसेस करेगा और एक्सेस और अथोराइजेशन टीम जो ना वो क्या करेगी। इसके अलावा जो रन बुक्स हैं, डज द टीम नीड टू करेक्टली सर्विस द रिक्वेस्ट, और किस हद तक जो ना जो इस तरह की रिक्वेस्ट जो ना वो हम एज ए सेल्फ सर्विस के तौर पे या फुली ऑटोमेट कर सकते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चंस these questions will provide some new requirements, यानी कि अगर हम सर्विस रिक्वेस्ट के इन एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो हमें कुछ नए फीचर्स या कुछ नई रिक्वायरमेंट्स जो ना वो जनरेट होंगी जो बजट से भी रिलेटेड हो सकती हैं या किसी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से हो सकती है, ट्रेनिंग्स वगैरह से हो सकती हैं। तो इनको हमें सर्विस की प्लानिंग के वक्त या सर्विस के लॉन्च के दौरान या डिज़ाइन के वक्त हमें इनको कंसिडर करना चाहिए। फिर हम डिज़ास्टर रिकवरी की बात करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी सिस्टम फेल ना हो, आमतौर पे सिस्टम जो ना वो फेल हो सकते हैं, कुछ नेग्लिजेंस की बेस के ऊपर भी हो सकते हैं, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं लाइक पावर जो मेन पावर है वो फेल हो सकती है, या फिर इंटरनेट एक्सेस जो ना वो बंद हो जाती है, इंटरनेट यानी कि सर्विस जो ना वो बंद हो जाती है, या इस तरह के और भी इश्यूज़ जो ना वो हो सकते हैं। Assuming everything will always function perfectly is irrational. हमें ये नहीं एज्यूम करना चाहिए कि सिस्टम जो ना वो कभी फेल नहीं होगा, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। Instead we need to be prepared to failures so that we know how to recover from them. The most basic disaster recovery requirement is that there must be a way to perform backups and restores. It should include the total system restores as well as the ability to restore an individual file or customer data point. फिर जो most common data restore requirement is for something that was deleted by accident. As a result, the operational requirement of restoring individual data points has been implemented in most of the systems, often with no service administrator intervention.
It can be useful to be able to separately backup the system configuration and user data. Configuration files that are human readable are preferable to large binary blobs. Being human readable makes these files easy to store in source code repositories, make it easy to produce, and historical diff listing is also possible. फिर अगर हम बात करें आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स की, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड होती हैं और हमें उन्हें सर्विस के लॉन्च के वक्त या उसकी प्लानिंग के वक्त हमें कंसिडर करना चाहिए। इसमें सबसे पहली तो बात ये है कि ओपन स्टैंडर्ड और जो कुछ प्रोडक्ट्स जो ना वो ओपन स्टैंडर्ड होती हैं और कुछ जो ना वो क्लोज स्टैंडर्ड्स होती हैं। अब ओपन स्टैंडर्ड और क्लोज्ड जो सर्विसेज होती हैं, क्लोज स्टैंडर्ड सर्विसेज जो आर्किटेक्चर होते हैं, उनका अगर हम कंपैरिजन देखें तो आमतौर पे ओपन आर्किटेक्चर में जो ना प्रोटोकॉल्स, फाइल फॉर्मेट्स एंड एपीआईज दैट आर पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड so that others can write to those standards and make interpretable products without having to worry about royalties or the patent restrictions. इसके अलावा जो सर्विसेज जो ना ओपन आर्किटेक्चर के साथ जो ना वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं, उनको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि वो कंपैटिबल होती हैं दूसरे वेंडर्स के साथ भी, दूसरी वेंडर्स की प्रोडक्ट्स के साथ। इसके बरक्स जो क्लोज्ड आर्किटेक्चर के जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आमतौर पे जो ना वो स्टैंडर्ड्स को यूज़ करती हैं। दे यूजेस दिस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, एपीआईज एंड फाइल फॉर्मेट्स दैट आर ओन्ड बाय द कंपनी और कंट्रोल्ड बाय वन कंपनी एंड डू नॉट इंटरऑपरेट विद अदर प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर किसी वेंडर ने कोई प्रोडक्ट बनाई है और उसको जो ना वो बड़े अच्छे तरीके से जो ना वो मैनेज भी किया है, उसके प्रोसेसेस भी डिफाइन किए हैं, बट दे हैव नॉट मेक इट पब्लिक, यानी कि उसका सोर्स कोड पब्लिक नहीं है, तो इस हवाले से ना तो इंटरप्रेटेबिलिटी हो सकती है और ना ही हम उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। आमतौर पे वेंडर्स जो ना वो काफ़ी इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इनिशियली जो ना स्टैंडर्डाइज नहीं होती किसी स्टैंडर्ड बॉडी से, बट दे वर्क वेरी वेल, लेकिन उसके साथ जो ना इश्यूज ये होते हैं कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और एक्सटेंशंस की जो नीड्स होती हैं वो फिर जो ना वो उसी वेंडर के साथ जो ना एसोसिएटेड रह जाती हैं। तो इस हवाले से ओपन आर्किटेक्चर और क्लोज्ड आर्किटेक्चर की कंसिडरेशंस जो ना वो देखनी चाहिए, अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या वो इंटरऑपरेटेबल हैं, और जो नई सिस्टम्स या कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनकी इंटरऑपरेटेबिलिटी कैसी है। इसमें हम ये भी देखें कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं और जो प्रोडक्ट है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। प्रोडक्ट आमतौर पे कमर्शियल नेम होता है किसी चीज़ का जो कि एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि प्रोटोकॉल जो ना वो मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए से उस सर्विस के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फिर ये है कि कुछ वेंडर्स जो ना वो एक्सटेंडेड प्रोडक्ट्स जो ना वो प्रोवाइड करते हैं या उनको क्लेम करते हैं, विच इज़ नॉट ए वेरी कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें इस हवाले से अगर हम देखें तो जो ओपन आर्किटेक्चर हैं या ओपन स्टैंडर्ड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं उनको अगर हम डिप्लॉय करें तो उससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। लाइक ओपन स्टैंडर्ड्स ओपन स्टैंडर्ड्स प्रमोट्स द कंपटीशन, वेंडर्स के दौरान जो ना कंपटीशन जो ना वो क्रिएट होता है और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो ना वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा मल्टी वेंडर इन्वायरमेंट्स की डिप्लॉयमेंट की जा सकती है ताकि वेंडर लॉक इन ना हो सके या एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टोटली एक ही वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए, ताकि कहीं किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग वगैरह से बचा जा सके। फिर चूँकि ओपन स्टैंडर्ड्स जो ना वो पब्लिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल नो देम, और उस डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो ना उससे कंपैटिबल होती हैं, तो इससे इंटरऑपरेटेबिलिटी के भी अचीव की जा सकती है मुख्तलिफ वेंडर्स की प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के साथ। फिर इसके अलावा हमारे पास चॉइसेस होती हैं और फ्रीडम होती है कि हम किसी भी वेंडर से प्रोडक्ट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही वेंडर से लें। इनकी सपोर्ट भी ईजियर होती है।